हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू होंगे, तो आप लोग जो है तैयारी कंटिन्यू करते रहें और जो पेपर आप पढ़ चुके हैं उनका रिवाइज करते रहें। ठीक है, उन पेपर का रिवाइज करते रहें बीच बीच में। ठीक है, और जो पेपर आपका करंट में चल रहा है, ठीक है, और इसके सारे क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस देखिए और चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में, ठीक है, वाद बताना है आपको यहाँ पर, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अवमान क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी अधिवक्ता का लाइसेंस निलंबित अथवा रद्द नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना है वाद, किस वाद में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन मतलब बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय वरिष्ठ न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का अनुसरण नहीं करती है तो इसे न्यायालय का अवमान माना जाएगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत को निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, किस वाद में? बरदकांत मिश्रा बनाम भीमसेन दीक्षित के वाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के संबंध में किए गए न्यायालय अवमान के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण करती है? तो याद रखिएगा, धारा 345। कौन सी धारा? धारा 345। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 129। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक लाइक न किए हों तो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से अभिलेख न्यायालय में महत्वपूर्ण विशेषता होती है? तो आपको याद रखना है, समस्त निर्णय एवं कार्यवाहियाँ लिखित में होती हैं। एक तो ये हो गई महत्वपूर्ण विशेषता, और दूसरा है अवमान के लिए दोषी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति होती है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय में, तो अभिलेख न्यायालय में ये महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा आपका, ए एवं बी दोनों। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, फिर अनुच्छेद पूछा गया यहाँ पर,
यह प्रावधान करता है, मतलब कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 215। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक के साशय अपमान से संबंधित है? तो आपको याद रखना है धारा 228। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि दंड संहिता की धारा 228 के अंतर्गत, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिख रहा होगा धारा 228, ठीक है, उत्तर में टिक लगाया ना आपने। तो दंड संहिता की धारा 228 के अंतर्गत, ठीक है, दंड निर्धारित किया जा सकता है। तो दंड की बात की गई है कि दंड निर्धारित किया जा सकता है। तो याद रखना है आपको, देखिए दंड संहिता की धारा 228 के अंतर्गत जो है 10 मास तक का सादा कारावास, ठीक है, एक तो ये दंड निर्धारित किया जा सकता है और दूसरा 1000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए एवं बी दोनों सही हैं, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सिविल अवमान की कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षाएं हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो सिविल अवमान की कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध प्रतिरक्षा हैं उनको आपको याद रखना है। देखिए अवमानना जानबूझकर ना किया जाना, एक तो ये हो गया, दूसरा आदेश का पालन असंभव था। ठीक है, और तीसरा है आदेश की जानकारी ना होना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स सही हैं, इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हड़ताल करने का अधिकार क्या संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत मूल अधिकार है? तो आपको बताना है नहीं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) का केवल उन्हीं प्रदर्शनों या धरनों को संरक्षण प्रदान करता है जो हिंसात्मक और उच्छृंखल प्रकृति के नहीं हैं, यह विनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो किस वाद में विनिश्चित किया गया है? तो आपको याद रखना है कामेश्वर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर वाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में, तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि अधिवक्ताओं को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है? ठीक है, तो ये किस वाद में है, वाद बताना है आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है BL बदेहरा बनाम स्टेट वाद में। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है
कि यदि कोई अधिवक्ता, ठीक है, किसी मुवक्किल के लिए वकालत स्वीकार कर लेता है और हड़ताल के आधार पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो क्या इसे व्यावसायिक अवचार माना जाएगा? तो आपको बताना है हाँ, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अधिवक्ताओं द्वारा की जाने वाली हड़ताल के दुष्परिणाम क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है, देखिए अधिवक्ताओं द्वारा की जाने वाली जो हड़ताल होती है उसके दुष्परिणाम जो है, वादकारियों को न्याय पाने में विलंब हो, मतलब न्याय पाने में विलंब होने लगता है, उनको न्याय पाना रहता है वादकारियों को, तो एक तो उसमें विलंब होने लगता है जब अधिवक्ता हड़ताल करते हैं तो, ठीक है, तो उसका दुष्परिणाम यही होता है कि जो वादकारियों का जो न्याय होता है, न्याय दिलाने का काम होता है अधिवक्ताओं का, तो जब वो हड़ताल करेंगे तो वादकारियों को न्याय पाने में विलंब होगा कि नहीं, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा नए मुकदमे दाखिल नहीं हो पाना। जब अधिवक्ता हड़ताल करेंगे तो क्या नए मुकदमे दाखिल होंगे? क्या नहीं भाई, नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो नए मुकदमे दाखिल नहीं हो पाना। और तीसरा आम जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास उत्पन्न होना, ठीक है, ये हैं दुष्परिणाम, ठीक है। तो आपको याद रखना है सारे पॉइंट्स, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ये सभी, ठीक है, हड़ताल के केस में बिल्कुल सही है, मतलब दुष्परिणाम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल, भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 19(1) खा, मतलब यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिवक्ताओं को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है? तो ऐसा किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया? तो आपको वाद बताना है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, वाद आपको याद रखना है, ये कह रहे हैं, तो याद रखिएगा एक्स कैप्टन हरीश उप्पल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में, ठीक है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ताओं द्वारा, ठीक है, कार्य बहिष्कार अथवा हड़ताल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं? तो वाद यहाँ पर भी आपको बताना है, तो याद रखिएगा कॉमन काज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में, इंपॉर्टेंट वाद है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि न्यायालय के समक्ष, ठीक है, धरना देने के विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है। तो आपको याद रखना है, वाद यहाँ पर भी पूछा है, J.R. पराशर बनाम प्रशांत भूषण वाद, ठीक है, ये न्यायालय के समक्ष धरना देने के विषय से संबंधित वाद है, जो कि महत्वपूर्ण वाद है, J.R. पराशर बनाम प्रशांत भूषण वाद, ठीक है।
आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक को स्वेच्छा से कोई संगम या संघ बनाने, उसे चालू रखने, उसमें सम्मिलित होने अथवा ना होने में स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 1 में। किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 19(1) के ग में प्राप्त है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं आप और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। और इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस तैयार कर डालिए और अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे ऑप्शंस यही रख दिए जाए, सेम यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो मिल सकता है सेम आपको, बट ऑप्शंस बदले जा सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी रखे हों। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इतना आप तैयार करिए और जो पेपर्स पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करते रहें। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।